नमस्कार, स्वागत है आपका माँ शारदा क्लासेस में। तो ये मध्य प्रदेश का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के पठार के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं बिना कुछ देरी के मध्य प्रदेश का पठार। तो देखिए, हमें उम्मीद है इसके पहले दिए गए होमवर्क में आपने होमवर्क कर लिया होगा। सभी के अलग अलग मैप बना लिए होंगे आपने और सभी ज़िलों को भर लिया होगा। तो ये आपको करना है लगभग 15 से 16 दिन तक, तभी आपको पूरा मैप याद हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको लगभग मैप याद है, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इस मध्य प्रदेश में देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था यूपी है, यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है छत्तीसगढ़। तो अब देखो भारत का मध्य प्रदेश का जो पठारी वाला इलाका है वो किस प्रकार से है। देखो, ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, बाकी जो ये वाला बीच वाला हिस्सा है ये धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कैसा है बताइए, धंसा हुआ है। तो अब देखते हैं पठार के हिसाब से इसको लगभग कितने पार्ट में बांट सकते हैं। तो यदि कुल पार्ट में बांटें तो 7 पार्ट में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन है आपका मालवा का पठार। ये देखो, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये है मालवा का पठार, ठीक है। पहले हम बांट के दिखा दे रहे, फिर आपको एक एक के बारे में डिटेल बता देंगे, ठीक है। फिर लिखा होगा उसको नोट कर लेना आप। फिर उसके बाद यहाँ पर है क्या बताइए, मध्य भारत का पठार या सरसों का पठार भी बोलते हैं इसको। अब एमपी में चूँकि इतना है इसलिए इतना पढ़ना है, राजस्थान वालों को इतना पढ़ना पड़ता, ठीक है। अब ये देखो, ये है बुंदेलखंड का पठार, अब दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं। ये है रीवा पन्ना का पठार, फिर ये है बघेलखंड का पठार, ठीक है। उसके बाद ये है नर्मदा सोन घाटी। उसके बाद सबसे लास्ट में ये है सतपुड़ा महकाल श्रेणी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये है मालवा का पठार, ये है मध्य भारत का पठार, ये है बघेलखंड का पठार, ये है रीवा पन्ना का, ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, ठीक है, और ये सतपुड़ा। तो अब देखिए मालवा के पठार के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जो मालवा का पठार है ना, वो क्या बताइए, लगभग 28% है। मतलब पूरे जितने सारे पठार हैं इन सभी पठार में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है बताइए, मालवा का। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपको, सबसे ज़्यादा भी दिख रहा है पार्ट ये, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है कि ये किस चट्टानों से, किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। तो ये बना है बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टानों से क्या बनती है बताइए, काली मिट्टी। ये कंसेप्ट हम बताएंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। काली मिट्टी कैसे बनती है बताइए, कैसे बनती है अभी शॉर्ट में बता दे रहा है। ये पृथ्वी है, यहाँ पर है क्या बताइए, सबसे अंदर है क्या बताइए, मैग्मा, ठीक है। उसके बाहर बहुत सारी लेयर होती हैं। जब ये मैग्मा क्या बताइए बाहर आके यहाँ जम जाता है ज़मीन के पास, ठीक है। तो जब ये ज़मीन के ऊपर वाले सरफेस पर जम जाता है तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होता है, तो ये टूट के जाता है और आगे मिट्टी के रूप में जमा हो जाता है। तो यही चट्टान कहलाती है क्या बताइए, बेसाल्ट चट्टान। और इसी बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बन जाता है क्या बताइए, मिट्टी, काली मिट्टी। जब और भी जलवायु परिवर्तन होती है, धूप निकलती है, छाँव होती है, मौसम बदलता है, परिवर्तन होता है, तो ये बन जाती है काली मिट्टी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मालवा पठार है ना, वो काली मिट्टी से निर्मित है। अब काली मिट्टी से निर्मित है तो गेहूँ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है क्या बताइए, गेहूँ। इसके अलावा भी अन्य फसलें भी होती हैं, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से क्या याद रखेंगे, गेहूँ, ठीक है। सोया भी होता है लेकिन याद रखेंगे गेहूँ मुख्य रूप से। इसीलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं रोटी डलिया क्षेत्र। क्या बोलते हैं, रोटी डलिया क्षेत्र। और रोटी की डलिया क्वेश्चन आए तो वो अलग क्वेश्चन है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इटली को रोटी की डलिया कहते हैं, ठीक है। नहीं, यूक्रेन को कहते हैं, सॉरी, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसकी कृषि प्रधान है। तो यूक्रेन को कहते हैं क्या बताइए, रोटी की डलिया। लेकिन क्या बताइए, यदि यहाँ का पूछा जाए तो रोटी डलिया क्षेत्र किसको कहेंगे, मालवा के पठार को। अब देखो, इस मालवा के पठार को घूमने आया था कौन बताइए, फाहियान। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फाहियान से रिलेटेड, ठीक है। तो फाहियान लिख दे रहे हैं हम नाम, जिन्होंने पहली बार नाम सुना हो। तो देखो, फाहियान यह एक चीनी यात्री था, ठीक है। तो यह एक चीनी यात्री था फाहियान। तो फाहियान आया था
फिर उसके बाद आया था क्या बताइए, ह्वेंसांग। फाहियान आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और ह्वेंसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। तो जब फाहियान भारत आया था ना, क्यों आया था भारत, क्योंकि वो एक क्या बताइए सन्यासी था, मतलब वो एक प्रकार का बौद्ध भिक्षु था। तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जीवन को जानना चाहता था। तो ऐसा होता है कि लोग जहाँ से जन्म लेते हैं या जहाँ पर क्या बताइए शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ पर मेडिटेशन से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उन स्थानों पर घूमने जाते हैं लोग। जैसे आज आपने देखा होगा मक्का मदीना जाते हैं, यात्रा करते हैं सभी लोग, ठीक है। तो मक्का की यात्रा करते हैं आज मुस्लिम्स लोग, क्योंकि वहाँ पर उनके धर्म गुरु या उनके जो धर्म की शुरुआत करी थी उन्होंने मोहम्मद पैगंबर जी ने, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इसलिए ऐसे ही फाहियान आया था नेपाल, श्रीलंका और भारत घूमने, जहाँ जहाँ इनका प्रभाव रहा था, ठीक है। और ये किस लिए आया था कि जो बौद्ध धर्म थे उनको क्या बताइए इकट्ठे करने के लिए आया था, ठीक है। उनको इकट्ठे करके उसको वापस ले जाना था। तो जब ये भारत आया, तो ये भारत में आने के बाद ये एमपी भी आया, और एमपी में ये मालवा क्षेत्र में भी आया, ठीक है। तो जब ये मालवा क्षेत्र में आया तो इसने मालवा क्षेत्र को काफ़ी सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र कहा इसने, ठीक है। मतलब यहाँ के लोगों को इसने समृद्ध बताया और यहाँ की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है कि मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ किसने बताया था, तो बताना किसने बताया था, फाहियान ने बताया था। और फाहियान की एक पुस्तक का नाम भी याद रखना, फाहियान की पुस्तक का नाम है पीयू क्यू की, और ह्वेंसांग की पुस्तक का नाम है सीयू की। हालांकि इसको हम हिस्ट्री में कवर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। फाहियान किस मार्ग से आया था, तो रेशम मार्ग से आया था, और रेशम मार्ग वर्तमान में क्या बताइए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, ठीक है। तो सिल्क रूट, रेशम मार्ग। चलिए, तो इतने पॉइंट बन गए यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी जैसा कि आपको पता होगा सिगार चोटी है, 881, ठीक है। 1350 सबसे ऊंची धूपगढ़ है एमपी की। लेकिन मालवा की सबसे ऊंची बोलें तो सिगार, दूसरी सबसे ऊंची बोलें तो जाना पाव, तो ये महू की जाना पाव है। महू की जाना पाव पहाड़ी से निकलेगी चंबल नदी। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी चंबल, फिर हो जाएगी पार्वती, फिर हो जाएगी बेतवा। तो ये सभी यहाँ की नदियाँ भी हो जाएंगी, हालांकि इनको नदियों में पढ़ेंगे अपन। तो ये हो गई मालवा के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य भारत के बारे में। ये देखो इतना भाग हमने बताया मध्य भारत का भाग है। यहाँ पर चूँकि सरसों की खेती ज़्यादा होती है, यहाँ पर सरसों ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसे सरसों का पठार भी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा बताइए, सरसों। चलिए अब देख लेते हैं बुंदेलखंड। तो जो बुंदेलखंड है इसमें सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा चोटी, ठीक है। और ये सिद्ध बाबा है 1172 मीटर की। और यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र यहाँ का सूखा क्षेत्र है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पानी की समस्या है, ठीक है। इसलिए कैन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको नदियों में और अभ्यारण्य में हम आपको करवा देंगे, क्योंकि पन्ना राष्ट्रीय अभ्यारण्य सामने आ रहा है, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान उसके बीच में आ रहा है। अब देख लेते हैं रीवा पन्ना का पठार। ये देखो ये वाला हिस्सा है रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ क्या बताइए, अपना दमोह भी आता है इस रीवा पन्ना में, ठीक है। पन्ना भी आता है, रीवा भी आता है, सतना भी आता है। तो ये हम आप मान के चल रहे हैं कि आपको मैप याद हो गया है, ठीक है। तो जो रीवा पन्ना का पठार है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है कुड़प्पा सेल या कड़प्पा सेल। और इसी कड़प्पा सेल में मिलता है क्या बताइए, डायमंड अर्थात हीरा। और हीरे के बारे में बताएंगे जब हम खनिज पढ़ाएंगे, ठीक है। एनएमडीसी इसको खोदती है, मतलब उत्खनन करने का इसका अधिकार है इसको। चलो अब देख लेते हैं बघेलखंड का पठार। तो ये देखो बघेलखंड का पठार चूँकि पूर्व में है इसलिए इसको पूर्वी पठार भी कहते हैं, ठीक है। ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो बघेलखंड के पठार को क्या कहते हैं बताइए। और यहीं पर क्या बताइए सबसे ज़्यादा कोयला भी मिलता है इस वाली बेल्ट में। तो इस वाले बेल्ट में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा बताइए, कोयला। और तांबा मिलता है, तांबे की खाद है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बताइए, तांबा भी मिलेगा। तो कोयला तांबा की प्रचुरता मिलेगी इस वाले बेल्ट में। अब देख लेते हैं नर्मदा सोन घाटी। ये देखिए लगभग बीचों बीच नर्मदा सोन घाटी। अच्छा, मालवा का जो पठार है ना, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा हमने आपको याद करवाई है, रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा। रिवाइज कर लेना अभी के अभी। तो ये मालवा
के पठार को लगभग बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, नर्मदा सोन से नहीं गुजरती, इसलिए हमें याद आ गया। देखो अब जो नर्मदा सोन है हमने बताया था ये वाला हिस्सा नीचे दबा हुआ है, ये नीचे घुसा हुआ है, तो जब ये नीचे घुसा हुआ है इसका ढाल तो ऊपर की ओर है और यहाँ वाले का ढाल नीचे की ओर है, तो जब ये ऊपर की ओर उठा हुआ है तो ये नदियाँ पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं, क्योंकि ये धसी हुई हैं। ये वाला पार्ट क्या बताइए, धसा हुआ है पीछे की ओर, पश्चिम की ओर धसा हुआ है। तो यहाँ से नर्मदा सोन निकलती है, मतलब नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पुष्पराजगढ़ तहसील से, ठीक है, मतलब अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है, तहसील का नाम पुष्पराजगढ़। तो यहाँ से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं, महाराष्ट्र गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। कहाँ गिर जाती हैं, तो अरब सागर में, वो अलग की बात है, उसको नदियों में पढ़ाएंगे। तो यहाँ और यहाँ से बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती, वो भी इन्हीं के पैरेलल जाके वहाँ पर चली जाती हैं अरब सागर में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये पश्चिम की ओर बहती हैं, क्यों, ये तो पता चल गया तुम्हें कि ये धसा हुआ क्षेत्र है, सो ये पश्चिम की ओर बहती हैं। अब चाहे यूपी के बोर्ड का पेपर हो, मतलब यूपी का पेपर हो, चाहे बिहार का पेपर हो, चाहे छत्तीसगढ़ का पेपर हो, इन सभी पेपर में एक क्वेश्चन कॉमन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, ये ब्रांडेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। यदि एमपी का आप पेपर देने जा रहे हैं तो नर्मदा से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, नर्मदा के बारे में जितना डेटा मिले उतना लिख लिया करो, ठीक है। और ताप्ती ये कैसी बहती हैं बताइए, पश्चिम की ओर, इनकी कहानी बताएंगे बाद में। चलिए अब देख लेते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सबसे इम्पोर्टेंट है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, ये तो आपको दिख ही रहा है, और नर्मदा सोन मालवा और सतपुड़ा के बीच में ये भी आपको दिख रहा है। तो मैप में रख के पढ़ोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो अब देखो जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, यहाँ पर सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। धूपगढ़ कितनी है बताइए, 1350, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोले तो कौन सी हो जाएगी बताइए, K2 गार्डविन आस्टिंग हो जाएगी। और विश्व की बोले तो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहाँ मिलेगी, नेपाल में मिलेगी, ठीक है। 8850 और ये 8611 और ये है क्या बताइए, 1350 है। चलिए तो 1350 मीटर। अच्छा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बोलें तो अनाईमुदी, दूसरी सबसे बड़ी बोलें तो दोदाबेट्टा, ये सब ज्योग्राफी में कवर करेंगे। तो और यहीं पर एकमात्र हिल स्टेशन है, कहाँ पर, कौन सा है बताइए, पचमढ़ी, होशंगाबाद, याद होगा। अब यहाँ से दो क्वेश्चन फंसाता है एग्जामिनर, एमपी में ये दो क्वेश्चन बार बार फंसते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ये फंसता है कि जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यदि जगह पूछी है तो बोलना पचमढ़ी या होशंगाबाद, पचमढ़ी होशंगाबाद में आती है। और यदि बोले पर्वत कौन सा है तो पर्वत बोलना महादेव पर्वत, कौन सा बोलना, महादेव पर्वत। और यदि पठार पूछे कौन सा तो पठार बोलना सतपुड़ा पठार, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये दोनों क्वेश्चन बार बार फंसते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि कौन से पर्वत की सबसे ऊंची, मतलब जो धूपगढ़ है वो धूपगढ़ कौन से पर्वत पर स्थित है तो बोलना महादेव पर्वत, पठार बोलें तो सतपुड़ा पठार, ठीक है। तो सतपुड़ा मैकाल की सबसे ऊंची चोटी पता चल गई, एकमात्र हिल स्टेशन पता चल गया, कौन सा है बताइए, पचमढ़ी है, किसके अंतर्गत आता है, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब इनकी डिटेल देख लेते हैं, जो हमने आपको सभी बताया अब वो रिटर्न में आपको यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको आराम से पढ़ लो। मालवा का पठार इमेजिन कर लो, मालवा का पठार अपन ने पढ़ा था, जो पढ़ा था वो इमेजिन कर लो, 28% फाहियान, रोटी डलिया, बेसाल्ट, ठीक है, ये सभी याद हो गया। चलो देखो यह पूरे मध्य प्रदेश का 28% है, इसका अधिकांश भाग बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है, इसलिए इसे रोटी डलिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रोटी होती है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फाहियान देखो, फाहियान ने बताया था कि यहाँ के लोग समृद्ध हैं और यहाँ की जलवायु सबसे अच्छी है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है, और कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। चलो क्वेश्चन नंबर, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिगार चोटी 88 एक है, मतलब 881 है, और दूसरी सबसे ऊंची जानापाव है, ये हमने बता दिया था। मुख्य नदियाँ चंबल, काली सिंध, बेतवा, छिप्रा आदि, खैर इनको नदियों में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मध्य भारत का पठार या सरसों का पठार, इसमें सरसों का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसे सरसों का पठार भी कहते हैं। और यहाँ से चंबल नदी सीमा बनाती है एमपी और राजस्थान की, इसको नदियों में बता देते हैं हम। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को देख लो, अब इमेजिन कर लो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहाँ है बताइए, सबसे नीचे, सबसे दक्षिण में है, ठीक है। यह नर्मदा के दक्षिण में है, बिल्कुल है। फिर यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है,
कहाँ कौन सा है? पचमढ़ी। पचमढ़ी किसके अंतर्गत आता है? होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 है, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। पर्वत बोलें तो महादेव, पठार बोलें तो सतपुड़ा। रीवा पन्ना का पठार देखो, इसमें हीरे और चूने मिलते हैं। कुड़प्पा सेल बताया था हमने। बुंदेलखंड का पठार देखो, यहाँ देखो बुंदेलखंड का पठार जो है, यहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? सिद्ध बाबा। एक पॉइंट बस याद रखना है, और सूखा क्षेत्र है बस 1172। बघेलखंड में देखो, इसे पूर्वी पठार कहते हैं क्योंकि ये पूर्व में है, और इसमें कोयला तांबे की अधिकता पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी हमने बहुत अच्छे से बताया आपको, मालवा सतपुड़ा के बीच में है, और नर्मदा ताप्ती इसमें पश्चिम की ओर बहती हैं। क्यों बहती हैं? क्योंकि ये धंसा हुआ है। तो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नदियाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है नदियाँ, हर पेपर में नदियों से क्वेश्चन जरूर आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, धन्यवाद।